नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है जैसे को तैसा। अशोक आज निराश होकर पास की पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। वह अपनी माँ को एक हफ्ते से ढूंढ रहा था। तब तक एक आवाज आती है, बाबूजी, कुछ पैसे दे दो, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। अशोक ने पास के ठेले पर से ही उसको खाने का सामान दिलवा दिया। तो वह माँ अपने छोटे से बच्चे को बड़े प्यार से वहीं बैठकर खिलाने लगी, जिसे देखकर अशोक की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा, माँ बचपन में कितने प्यार से मुझे और दीदी को एक ही साथ खाना खिलाती थी। जब तक मैं घर नहीं लौटता था, माँ तब तक एक भी अन्न के दाने को हाथ भी नहीं लगाती थी। यही सोचते सोचते उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे कि तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आकर बोली, बेटा, कुछ खाने को दिलवा दो, बहुत भूख लगी है। अशोक ने वह आवाज सुनते ही जैसे ही ऊपर करके देखा, उसके पैरों तले से जमीन सरक गई। सामने गले में झोली डाले, फटी हुई साड़ी में खड़ी निर्मला जी अपने ही बेटे से भीख मांग रही थीं। अशोक माँ को देखते ही किसी छोटे से बच्चे की तरह माँ से लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू छलक गए और रोते हुए बोला, माँ, आप कहाँ चले गए थे? कब से आपको ढूंढ ढूंढ कर दर दर भटक रहा हूँ। निर्मला जी कुछ नहीं बोली, बस बेटे को गले लगाकर रोती जा रही थी। अशोक बोला, चलो माँ, घर चलो, आपके बिना बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। निर्मला जी घर के नाम से थर थर कांपने लगी और बेटे से पीछे कदम हटाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। बेटा, तू नहीं जानता है, तेरे पीठ पीछे मेरे साथ वहां क्या क्या हुआ है। अशोक ने माँ के कपकपाते हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, भरोसा कीजिए अपने इस बेटे पर माँ, अब आपके साथ कोई कुछ बुरा नहीं करेगा। क्या आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है? अगर आप घर नहीं जाएंगी तो मैं भी आपको छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मजबूरी में उनको बेटे के साथ घर जाना पड़ा। दादी को घर में वापस आते ही दोनों बच्चे देखकर दादी से लिपट गए। निर्मला जी दोनों बच्चों को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ को बच्चों के साथ खेलता देखकर अशोक जल्दी से रसोई घर में गया और माँ के लिए चाय बनाने लगा कि तभी अनुपमा अपनी माँ के साथ किट्टी पार्टी से लौटी थी। अनुपमा ने जैसे ही सास को सोफे पर बच्चों के साथ खेलते देखा, उसका पारा गुस्से से आसमान में चढ़ गया। वह दंदनाते हुए आई और निर्मला जी की पीछे से चोटी पकड़ते हुए बोली, बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई है इस घर में दोबारा आने की? बोला था ना कि बस पैसे भेज दिया करना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को संभाला था और यह यहाँ कैसे आ गई और इस भिखारी हाल में मेरे सोफे पर कैसे बैठ गई? पता भी है, मेरी मम्मी ने यह सोफा लंदन से मंगवाया था, इससे पहले कि तेरा बेटा तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए। तू यहाँ से निकल जा, भिखारी कहीं की। अनुपमा ने इतना कहते हुए जैसे ही निर्मला जी को धक्का दिया, अशोक ने अपनी माँ को पीछे से आकर संभाल लिया। आप ठीक तो हैं ना माँ? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, निर्मला जी नम आंखों से बोली कि तभी एक जोर का तमाचा अनुपमा के गाल पर पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की? अशोक को अचानक वहां देखकर दोनों माँ बेटी की आंखें फटी की फटी रह गईं। आप आप कब आए? आप तो विदेश गए थे ना? कि दूसरा तमाचा भी अनुपमा के गाल पर पड़ा और गुस्से में अशोक बोला, विदेश? वह तो सिर्फ एक नाटक था। मैं तो अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकला था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी माँ को नौकरानी का काम करने के लिए अपनी सहेलियों के घर भेज दिया। वह तो अच्छा हुआ मिस्टर मिश्रा का, जो उन्होंने फोन करके सब कुछ मुझे बता दिया, वरना नहीं नहीं। दामाद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। समधन जी ने ही कहा था, खबरदार सासू माँ, हमारे परिवार के मामले में आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, समझी आप? आज आपकी बेटी ने सारी हदें पार कर दी है। अरे तुम्हारी जैसी बहू भगवान किसी को ना दे। गलती से भगवान ने तुम्हें औरत बना दिया।
अरे ईश्वर तो औरत के हृदय में ममता भरता है, फिर वह अपनी माँ के लिए, बच्चों के लिए या फिर किसी के लिए हो। माँ के लिए, और तुमने मेरी माँ को अपनी सहेलियों के घर नौकरानी बना दिया, और वह भी पैसों के लिए। छी! मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए भी। अरे तो कौन से बुढ़िया के हाथ पैर घिस गए हैं काम करने से? मैं तो आपकी मदद ही कर रही थी। आप तो बस मेरे हाथ में 20 से 25,000 रुपए थमा देते हैं और कहते हैं कि घर चलाओ। अगर बुढ़िया काम करके हमारे लिए थोड़े पैसे कमा ही लेगी, तो आपको क्या दिक्कत है? वैसे भी बुढ़िया पूरे दिन घर में पड़ी ही तो रहती है। क्यों मम्मी जी, आपको कोई दिक्कत है? मैं सही कह रही हूँ ना? समझाइए अपने इस बेटे को। अनुपमा उन्हें आंखें दिखाते हुए बोली। निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ नहीं बोली, तो अनुपमा गुस्से में चिल्लाते हुए उनका हाथ पकड़कर बोली, बुढ़िया, बोलती क्यों नहीं है? यह देखकर अशोक ने तड़ातड़ अपनी पत्नी के गाल पर 3-4 थप्पड़ जड़ दिए, जिससे अनुपमा दूर जाकर गिरी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे ही सामने तुम मेरी माँ से बदतमीजी करो? दामाद जी, अनुपमा की माँ अशोक पर दंदनाते हुए आई। चुप रहिए सासू माँ, और कान खोलकर सुन लीजिए आप दोनों। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किलों से पाला है, और दूसरे बेटों की तरह नहीं हूँ मैं, जो बीवी के पल्लू से बंधकर अपनी माँ को ठुकरा देते हैं। अपना और अपनी बेटी का बोरिया बिस्तर उठाइए और निकलिए यहाँ से। इतना सुनते ही दोनों माँ बेटी के पैरों तले जमीन सरक गई। अब क्या होगा? निर्मला जी फूट फूट कर धम से वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी और बोली, बेटा मुझे जाने दे, तुम अपनी गृहस्थी मेरे कारण खराब मत करो। अशोक माँ को उनके कमरे में ले गया और उनके आंसू पोंछते हुए बोला, माँ, मैं हूं ना, तो आप चिंता क्यों करती हैं? आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? आप बस मुझे बताइए कि अनुपमा ने आपके साथ क्या किया? मेरे ही ऑफिस के लोगों के घर आप नौकरानी का काम करती रहीं। सोचो वह लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और आपका कितना अपमान हुआ है। कोई मेरी माँ का अपमान करे, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप बस एक बार मुझे अपनी आप बीती बता दीजिए, फिर देखिए मैं सबका क्या हाल करता हूँ। निर्मला जी रोते हुए बोली, बेटा, बहू की एक सहेली रीमा, उसने मुझे बहुत। कहते कहते वह रोने लगी और याद करने लगी, अरे अम्मा, यह कैसी काम वाली आंटी को रखा है, जो कुछ भी ढंग से नहीं करती। देखिए मेरे कपड़े, कल यह सॉस का दाग लग गया था, जो अभी तक नहीं धुला है। अब आप ही बताओ, मैं स्कूल क्या यह गंदी यूनिफॉर्म पहनकर जाऊं? इससे अच्छी तो हमारी पहले वाली काम वाली थी। निशा अपनी माँ रीमा से कहती है। तभी उसका भाई नितेश आकर बोला, मम्मी, निकालो इनको। मेरे कमरे में कोई भी चीज ढंग से अपनी जगह पर नहीं मिलती है। ऊपर से जब मेरे दोस्त कमरे में रहते हैं, तभी यह बिना बताए ही कमरे में चली आती हैं। और तो और इनके शरीर से इतनी गंदी बदबू आती है। एक तो मुझे इन्हें इनको आंटी कहना पड़ता है। वह तो पापा की वजह से हम और दीदी इन्हें आंटी कहते हैं। मेरे सभी दोस्त हंसते हैं और कहते हैं, क्या यह तुम्हारी रिश्तेदार है? रीमा बोली, अच्छा ठीक है निशा, तुम दूसरी शर्ट पहन लो, और नितेश, कल से तुम्हारी सारी चीजें जगह पर मिलेंगी। अब जाओ, मैं इस निर्मला को देखती हूँ। रीमा निर्मला जी को आवाज लगाने लगी। जब उनका कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह घर के पीछे सर्वेंट क्वार्टर में जाकर देखने लगी, तो निर्मला जी छोटे से गिलास में चाय पी रही थीं। रीमा बोली, क्यों रे निर्मला, तुम्हें क्या लगता है यहाँ आराम करने और चाय पीने के लिए आए हैं? तुम मेरी सास नहीं हो, जो तुम्हें यहाँ बैठाकर ब्रेड और चाय दूं। वह तो मुझे अनुपमा ने कहा था कि तुम्हें घर के सारे काम आते हैं, और बच्चों की देखभाल भी तुम अच्छे से कर लोगी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रखा है। अरे मेरे घर में रहती हो, तीनों टाइम का खाती हो, फिर भी ढंग से काम नहीं करती है बुढ़िया। अचानक से रीमा को देखकर निर्मला जी का गर्म चाय से मुंह जल गया। वह चाय को एक तरफ रखकर हाथ जोड़कर बोली, मेम साहब, आप यहाँ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बताइए। मुझसे जो भी गलती हुई है, मैं उसे सुधार लूंगी। रीमा बोली, सुधारना तो पड़ेगा ही तुम्हें। आखिर महीने के 6,000 तुम पर खर्च जो करती हूँ। आगे से अगर कुछ भी गलती हुई, तो याद रखना,
अनुपमा से तुम्हारी शिकायत करूंगी और पैसे भी पूरे नहीं भिजवाऊंगी। निशा के कपड़े ढंग से तुमने नहीं धोए और नितेश का सामान यहाँ से वहाँ क्यों कर देती हो? कल से दोनों बच्चे जो जैसा कहें वैसा ही करना। याद रखो, मैं अकेली थोड़ी ना तुम्हारी मालकिन हूँ। इस घर में एक-एक सदस्य तुम्हारा मालिक है। तुम्हें सबकी बात सुननी ही पड़ेगी। अब जल्दी से जाकर सारा काम निपटाओ। जब देखो यहाँ छुपकर पूरे दिन खाती रहती है। न जाने अनुपमा ने मुझे कहाँ फंसा दिया। रीमा के जाते ही बेचारी निर्मला जी फूट-फूट कर रोने लगीं। फिर एक घूंट में ही पूरी चाय खत्म की और आंचल से आंसू और मुंह दोनों पोंछते हुए घर के अंदर रसोई में चली गईं और फिर रीमा के कहे अनुसार सारा काम खत्म किया। देखते ही देखते 1 बज गया। रीमा पानी पीने के लिए जब रसोई में आई तो निर्मला जी बोली, मालकिन आप कहें तो मैं भी थोड़ा सा नाश्ता कर लूं, बहुत जोरों की भूख लगी है। रीमा बोली, क्यों, सुबह तुम चाय तो पी रही थी ना? निर्मला जी बोली, वह तो बस थोड़ी सी चाय पी रही थी, अभी तक कुछ खाई नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि बीमार पड़ जाऊं और आपके लिए बोझ बन जाऊं। तो क्या मैं नितेश बाबा का बचा हुआ नाश्ता खा सकती हूँ? रीमा बोली, क्या कहा? तुम्हारी नजर मेरे बेटे के नाश्ते पर ही रहती है। निर्मला जी हाथ जोड़कर बोली, नहीं नहीं मालकिन, वह तो मेरे पोते की उम्र का है। मैं भला उसके खाने पर नजर क्यों रखूंगी? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि खाना बर्बाद हो जाएगा। तो मैं खा लेती हूँ। रीमा बोली, हाँ ठीक है, खा लो, पर जब मेरे बच्चे खाते हों तो उनके सामने मत जाना। इतना कहकर वह चली गई। बेचारी निर्मला जी ने जल्दी से नितेश का छोड़ा हुआ जूठा खाना खाकर अपनी भूख मिटाई और फिर दोपहर के काम के लग गईं। कुछ घंटे बाद सारा काम खत्म करके पीछे अपने कमरे में गईं। नहा धोकर कुछ पल को अपनी पीठ सीधी कर रही थीं और छत को निहारते हुए बोली, आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की जो मेरे बेटे ने भी मेरी कोई खोज खबर नहीं ली? और मेरी बहू, मैंने क्या उसके साथ इतना बुरा किया था जो उसने मुझे एक नौकरानी बनाकर अपनी सहेली के घर भेज दिया? भगवान, तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आई? अरे मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो कम से कम धरती के इस बोझ को तो कम कर दो और मुझे अपने पास बुला लो। कहते कहते निर्मला जी फपक फपक कर रोने लगीं। बेचारी निर्मला जी के पति बिजली विभाग में काम करते थे। एक बेटा और एक बेटी थे। अच्छे व्यवहार के कारण निर्मला जी और उनके पति किशोर बाबू को आस पड़ोस के सभी लोगों के चहेते थे। बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया तो उन्होंने जल्दी ही शादी कर दी और बेटा अशोक, उसे भी पढ़ा लिखा कर अपने मुकाम तक पहुंचा दिया। अशोक नौकरी ढूंढ रहा था। उसी दौरान रोड एक्सीडेंट में किशोर बाबू चल बसे, जिसका निर्मला जी को बहुत धक्का पहुंचा था। जैसे तैसे घर की जिम्मेदारियों को निर्मला जी ने संभाला। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि पति इतना छोड़ गए थे कि वह आराम से अपना बुढ़ापा गुजार सकती थीं। भगवान की कृपा हुई, अशोक को अच्छी नौकरी मिली। अपने दुख से बाहर होने के लिए निर्मला जी अशोक का विवाह अनुपमा के साथ तय कर दी और हंसी खुशी जीने लगी। जब तक पति थे किसी बात का कोई परेशानी नहीं थी, पर समय कब बदल जाता है कोई नहीं जानता। सोचते सोचते उनकी आंख कब लग गई उन्हें पता भी नहीं चला। अभी कुछ ही पल हुए थे कि तभी रीमा उनका दरवाजा इतनी जोर से पीटने लगी और कहने लगी, अरे ओ निर्मला, खा पी के पसर गई है क्या? दोपहर का खाना क्या तेरा बाप बनाएगा? रुक जा, फोन करती हूँ अनुपमा को और कहती हूँ कि अपनी परेशानी को ले जा यहाँ से। मैं तो तंग आ गई हूँ इस बुढ़िया से। सच कहते हैं लोग, बुढ़ी औरतों को कभी काम पर नहीं रखना चाहिए। काम तो कुछ करती नहीं है, परेशान जरूर करती हैं। अब निकलेगी कमरे से कि दरवाजा तोड़ दूं? निर्मला जी आनन फानन में दरवाजा खोली। रीमा ने एक जोर का थप्पड़ उनको जड़ दिया और बोली, बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत, मैं एक पल आराम नहीं करती और तू यहाँ नींद ले रही थी? क्या तुम्हें सोने के लिए पैसे देती हूँ? आओ जल्दी से खाना बनाओ। निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गए। वह माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बेटी, इतना थक गई थी कि कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। रीमा बोली, खबरदार जो मुझे दोबारा से बेटी बोली तो
मैंने क्या समझाया था तुम मुझे मालकिन कहोगी, और बिना मुझसे पूछे सोने के लिए आई तो तुम्हारी तनख्वाह भी काट लूंगी। याद रखना, अब जाओ यहाँ से। निर्मला जी काम करने लगी। इधर रीमा ने अनुपमा को फोन किया और खूब सुनाई। अनुपमा, यह कैसी काम वाली मेरे घर भेज दी है। कोई भी काम ढंग से नहीं करती है, जब देखो सोती रहती है। अगर यही चलता रहा तो अगले महीने में इसे वापस भेज दूंगी। अनुपमा बोली, देखो रीमा, तुम मेरी सहेली हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी जान पहचान की एक औरत भेजी थी। आज के जमाने में भरोसे वाली काम वाली मिलती ही कहाँ है। अरे बुढ़ी हो गई है, एक आध रोटी ज्यादा दे दिया करो, तब देखना एक की जगह दो काम करेगी। और जरा दे तो फोन उसको, मैं बात करती हूँ। रीमा ने फोन निर्मला जी को दिया और वहां से चली गई। अनुपमा उधर से बोली, क्या बात है माँ जी, लगता है आप अपनी बेटी को सुखी नहीं देखना चाहती हैं, इसलिए वहां परेशानी खड़ी कर रही हैं। कहिए तो आपकी बेटी के ससुराल वालों को बता दूं कि आप कहाँ काम करती हैं और क्या काम करती हैं। नहीं नहीं बहू, मेरी बेटी के ससुराल वालों को यह सब पता नहीं चलना चाहिए, वरना उनकी गृहस्थी खराब हो जाएगी। निर्मला जी रोते हुए बोली, पर बहू, तुमने तो मुझे यहाँ भेजा था यह कहकर कि तुम्हारी सहेली है, उसकी माँ नहीं है, तो उसे बच्चों को कैसे संभालते हैं यह सिखाकर एक हफ्ते में लौट आइएगा। पर यहाँ तो 3 महीने हो गए हैं, तुम मुझे वापस लेने के लिए भी नहीं आई और मुझे नौकरानी के काम पर लगा दिया। बहू, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो? भगवान से डरो, मैं तुम्हें बेटी की तरह प्यार की थी, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। अनुपमा बोली, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। और आपको क्या लगता है, आपको कोई अच्छे काम पर रखेगा? मेरे घर में बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ने से अच्छा है कि कुछ काम करके खा लिया करो। और जो पैसे तुम्हें तुम्हारे काम के मिलते हैं, उन्हीं पैसों से रक्षाबंधन और तीज त्योहार पर मैं तुम्हारी बेटी के लिए उपहार भेजती हूँ। काम नहीं करोगी तो वो अभी बंद हो जाएगा, तो चुपचाप ढंग से काम करती रहो, वरना बेटे और पोते का मुंह देखने के लिए भी तरस जाओगी। रखिए फोन। इतना कहकर अनुपमा ने फोन काट दिया। निर्मला जी सोचने लगी कि बहू का तो समझ में आता है, पर मेरा बेटा वह किस दुनिया में जीता है। 3 महीने से अपनी माँ को नहीं देखा, तो अपनी पत्नी से सवाल जवाब भी नहीं किया। क्या दुनिया इतनी बदल गई है कि माँ बाप का किया हुआ प्यार दुलार, उनकी परवरिश सब कुछ बच्चे भूल जाते हैं। तभी रीमा वहां आई और बोली, ओ महारानी, किन ख्यालों में बैठी हो? अब जाओ शाम की चाय की तैयारी करो। और हाँ, परसों मेरी कुछ सहेलियां आएंगी, तो अच्छे से घर की साफ सफाई करना और चाय, समोसे, कचौड़ी और भी जो कुछ तुमको आता होगा बना लेना। पर बिना मुझसे पूछे कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है, वरना धक्का मार कर निकाल दूंगी। इतना कहकर वह चली गई। 2 दिन बाद निर्मला जी सुबह से ही घर का काम करने में लगी रहीं। उनकी थकान उनके चेहरे से दिख रही थी। शाम में जब रीमा की सहेलियां आईं, तो सब खाकर बहुत खुश हुई थीं। करीब 2-3 घंटे बाद जब सब जा रही थीं, तो उसकी एक सहेली सोना बोली, अरे रीमा, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, एक गिलास पानी तो पिला दो। रीमा ने निर्मला जी को आवाज लगाई, निर्मला, ओ निर्मला, एक गिलास पानी ले आना। वह धीरे धीरे पानी का गिलास लेकर आई। उनका हाथ कांप रहा था, क्योंकि वह थक कर चूर हो चुकी थी। जब तक वह सोना को पानी देती, अचानक से उनके हाथों से गिलास नीचे गिर गया और पानी चारों तरफ बिखर गया। सोना बोली, अरे रीमा, ऐसे बूढ़े लोगों को काम पर रखती हो? किसी ने देख लिया, अगर कंप्लेन कर देंगे तो बेकार में जेल की हवा खाओगी। और देखो, इस औरत को लगता है सुबह से कुछ नहीं खाई है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मैंने इन्हें कहीं देखा है। देखने से तो अच्छे घर की लगती हैं। 3 महीने में पहली बार अपने लिए कुछ अच्छा शब्द सुनकर निर्मला जी की आंखों में चमक आई। वह बोली, बेटी, मैं भी अच्छे परिवार से ही हूँ। जाने किसके धोखे और अपनी मजबूरी में मैं यहाँ रह रही हूँ। सोना बोली, हाँ याद आया, जब कानपुर गई थी तो आपको अशोक जी के घर में देखा था। आप क्या वहाँ पहले काम करती थी? पर उन्होंने तो बताया था कि उस घर में बस उनकी माँ रहती है। रीमा बोली, तुम किसकी बात कर रही हो? हमारी कंपनी वाले अशोक जी, जो कानपुर में रहते हैं? सोना बोली, हाँ हाँ,
वही जिनकी पत्नी अनुपमा हम लोगों की किट्टी पार्टी में 6 महीने पहले आई थी। क्या तुम उसे भूल गई? रीमा बोली, अरे उसी अनुपमा ने इन्हें मेरे पास भेजा है। तो क्या यह अनुपमा की सास है? निर्मला जी फूट फूट कर रोने लगी। तब अनुपमा की सच्चाई सभी लोगों के समझ में आई। सोना ने उनको भरोसा दिलाया। बोली, आंटी आप चिंता मत करो, हम आपको वापस कानपुर भेज देंगे। हमें अनुपमा से यह उम्मीद नहीं थी, कुछ पैसों के लिए वह इतना गिर जाएगी। रीमा बोली, इसमें मेरी भी गलती है। मैंने जांच पड़ताल नहीं किया और आपने भी मुझे नहीं बताया कि अनुपमा आपकी बहू है। चुपचाप मेरे घर में काम करती रही, मुझे पाप का भागीदारी बनाने के लिए। अब आप मेरे घर में काम नहीं करेंगी। इस महीने के पैसे मैं आपके हाथ पर रख देती हूँ, आप चुपचाप यहाँ से चली जाइए। सोना बोली, रीमा इसमें इनका क्या दोष है जो तुम इनके साथ इस तरह से बात कर रही हो? अरे कोई दूसरे काम वाले भी अगर होती तो उससे भी हम इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। कम से कम हमें उम्र का तो लिहाज करना चाहिए। ऐसा करो, बस की टिकट करवा दो और भेज दो इन्हें अनुपमा के पास। और फोन करके अनुपमा को इन्फॉर्म भी कर दो। मैं भी अपने पति से कहती हूँ कि वह अशोक जी को उसकी जानकारी दे देंगे। इतना कहकर वह अपने अपने घर चले गए। अगले ही दिन रीमा ने टिकट कटवाया और निर्मला जी को उनके सामान के साथ बस में बैठा दिया। पर निर्मला जी को अनुपमा के कहने पर गलत बस में बिठा दिया, जिस कारण वह कभी घर पहुंच ही नहीं पाई और रास्ते में ही दर दर की ठोकरें खाती रहीं। अपने बेटे को याद करके रोती रहीं। जब सोनल ने अशोक को सारी सच्चाई बताई तो उसके होश उड़ गए। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। बच्चों से फोन करके पूछा तो अभी वहां नहीं, माँ नहीं पहुंची थी। उसने माँ को ढूंढना शुरू कर दिया और आज 1 हफ्ते बाद माँ उसे इस हालत में मिली थी। निर्मला जी ख्यालों से बाहर आईं। अशोक ने देखा उन्हें हल्का सा बुखार है। उसने उन्हें दवाई दी और बच्चों को दादी के पास छोड़कर अपने कमरे में आया और अपना सामान पैक करने लगा। अनुपमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपना सामान क्यों पैक कर रहा है। उसने अशोक से कहा, देखिए अशोक, मेरी बात सुनिए आप। मैंने यह सब नहीं किया है। वह तो मम्मी जी अपनी बेटी के लिए ना जाने क्या क्या करती रहती हैं। मैंने उन्हें भेजा था कि बच्चों की देख रेख की बातें एक महिला केंद्र में सिखानी है और वह वहाँ घर घर जाकर काम करने लगेंगी। वह भी हमारी जान पहचान के लोगों के घर में। हद करती हैं आपकी माँ। अशोक बोला, अच्छा, पर तुमने तो कहा था कि माँ अपनी सहेलियों के साथ वृंदावन और तो अन्य तीर्थ स्थान पर जाएंगी, फिर समाज सेवा कल्याण केंद्र में कुछ वक्त बिताएंगी। फिर माँ वहाँ कैसे चली गई? अनुपमा अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करने में लगी थी तो निर्मला जी बाहर आई और पैसे अनुपमा के हाथ में रखते हुए बोली, लो बहू, यह पिछले महीने की कमाई है, पर अब मुझे मत भेजना। बेटा, इससे अच्छा तो मैं अपने गांव में रह लेती। इतना कहते हुए निर्मला जी रोते हुए अंदर चली गईं। अनुपमा कुछ कहती उससे पहले अशोक बोला, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। तुम इतना नीचे गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। याद है तुम्हें, जब तुम शादी करके घर में आई थी, मेरी माँ ने तुम्हें कितना प्यार से पाला था। बेटी से भी ज्यादा हर वक्त उनकी जुबान पर तुम्हारा ही नाम होता था। अनुपमा यह खा लो, अनुपमा वह पहन लो, अनुपमा देखो मैं ये साड़ी लेकर आई हूँ, तुम्हें कौन सी पसंद है। यहाँ तक कि तुम्हारी पसंद के गहने भी बनवाती थीं। अपनी बेटी को कुछ नहीं देती थीं, पर तुम्हारे प्यार में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं की। पर तुमने क्या किया कि जो संपत्ति मेरी माँ की थी, उसने तुम्हें धोखे से अपने नाम करवाया और उसके बाद भी तुम्हें मेरी माँ की रोटी भारी लगने लगी, जो उन्हें दूसरों के घर में काम करने का काम ऑफर भेज दिया। अनुपमा बोली, देखो जी, इसी वजह से मैंने तो उन्हें भेजा था। वह घर में आती नहीं है कि आप अपनी माँ का रट लगाए रहते हो। और वैसे भी तुम्हारी माँ कह रही थी कि ना कि उन्हें गांव भेज दो, तो भेज दो, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। घर में घुसी नहीं कि कलह शुरू करवा दी। अशोक बोला, मेरी माँ मेरे साथ ही रहेगी। अनुपमा बोली, मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे आपके माँ के साथ इस घर में नहीं रहना है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ से कहीं और भेज दिया था कि कम से कम जब तक जिंदा हैं कुछ तो उनसे फायदा हो। पर नहीं, और वैसे भी जायदाद इस उम्र में वह लेकर करेंगी क्या? उनके खर्च भर के लिए हम उन्हें पैसे दे देंगे,
इससे ज़्यादा मैं आपकी माँ और आपकी बहन के लिए कुछ भी नहीं करूँगी। निर्मला जी ने सब कुछ सुना और फूट-फूट कर रोने लगीं और वह सोच रही थीं कि इससे अच्छा तो वह दूसरों के घर में चाकरी कर रही थीं। अपने घर में आकर भी इतनी जली-कटी सुननी पड़े तो क्या फ़ायदा? उन्होंने कमरे से अशोक को आवाज़ लगाई और कहा, बेटा, मेरा अब शहरों में मन नहीं लगता है। मेरा मन बिल्कुल ऊब गया है। तुम मुझे गाँव छोड़ दो तो बड़ी कृपा होगी। तुम्हारे बाबूजी की यादों के सहारे मैं वहाँ जी लूँगी। इस शहर में तो घर उन्होंने इसलिए बनवाया था कि सब साथ में रहेंगे, प्यार बना रहेगा। प्यार तो रहा नहीं, बची-कुची इज़्ज़त ही समेट लूँ तो चैन से मर सकूँगी। अशोक समझ गया था कि माँ सब कुछ सुन चुकी है। उसने माँ को रोकने का बहुत प्रयास किया, पर वह नहीं रुकी। अगले ही दिन जाने की जिद करने लगी। वहीं पोता रत्नेश जाती हुई दादी के कदमों में लिपट कर रोने लगा। पर दादी तो मानो निर्मोही हो गई थीं, या यूं कहें कि बेटे की गृहस्थी बचाने के खातिर जहर का घूंट पी रही थीं। पर जाते जाते उन्होंने अनुपमा को कहा, याद रखो बहू, बबूल बो रही हो, आज नहीं तो कल कांटे तुम्हें भी चुभेंगे, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। इतना कहकर वह हमेशा के लिए गांव चली गई। 2 दिन बाद अशोक भी अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए गांव में रहने के लिए चला गया। निर्मला जी ने अपने बेटे को बहुत समझाया, पर वह नहीं माना और अनुपमा से सारे रिश्ते तोड़कर माँ के साथ ही हमेशा के लिए गांव में ही ठहर गया। समय बीतता गया और रत्नेश भी बड़ा हो गया। कुछ समय बाद उसका भी विवाह हो गया और घर में बहू आ गई। बहू ने रत्नेश के साथ मिलकर अशोक के व्यापार को अच्छे तरह से संभालना शुरू किया और धीरे धीरे अनुपमा से सारी चीजों को अपने नाम करवाती चली गई। और एक दिन ऐसा आया जिसकी अनुपमा ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो कभी उसने निर्मला जी के साथ किया था, वही सब उसके साथ होने लगा। एक रोज अनुपमा को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाया गया। रत्नेश भी पत्नी के साथ था, क्योंकि उसने अपनी माँ को भी तो यही करते हुए देखा था। अनुपमा जब वृद्धाश्रम पहुंची तब उसे एहसास हुआ कि जब उसने बबूल का पेड़ बोया था तो उस पे आम कैसे लगेंगे। यही सोच सोचकर अनुपमा पछतावे की आग में जलती रही और अपनी सास और अपने पति से अकेले में माफी मांगती रही। पर अब तो माफ करने वाला भी कोई ना रहा। बस अपने किए की आग में अपने दिन गिनती रही। उसने सास और पति से गांव जाकर माफी भी मांगी, पर दोनों ने उसे माफ नहीं किया। तो उल्टे से वृद्धाश्रम लौटना पड़ा, क्योंकि भाभी ने माँ को कब का वृद्धाश्रम पहुंचा दिया था। इसलिए माँ बेटी अब जैसा रूखा सूखा मिलता था वही खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।